हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं लेबर वेरिएंस का पार्ट। जैसे हमने पिछली वीडियो में मेटल वेरिएंस का पार्ट देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने फॉर्मूले कवर किए थे, उसके बाद इलस्ट्रेशन का पार्ट और उसके बाद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट कवर किया था। उसी टाइप से आज की वीडियो में लेबर वेरिएंस का पार्ट देखेंगे। देखिए, लेबर वेरिएंस है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस से लिंक है। ठीक है, सबसे पहली वीडियो कौन सी थी अपनी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। फिर मेटल वेरिएंस और आज क्या देख रहे हैं? लेबर वेरिएंस। अब अगली वीडियो में क्या आएगा? आपका ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट आएगा। तो जब भी आप इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, इनडायरेक्ट मेटल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, वो सारा का सारा पार्ट ओवरहेड से रिलेटेड होता है, वो ओवरहेड वेरिएंस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आपने मेटल वेरिएंस का पार्ट अगर ढंग से देखा होगा या उसके फॉर्मूले देखे होंगे, तो उससे लिंक करके देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे अगर आपने मेटल कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट देखा, तो जनरली उसमें मेटल का लिंक था। उसमें इनपुट की बात करते थे कि फिनिश गुड्स को बनाने के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें जनरली हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का पार्ट देखते थे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है और टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि देखिए मेरे पार्ट क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। मैं हर पार्ट कराने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बताऊँगा। अब देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जैसे आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आती थी। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल कॉस्ट आती थी। तो आपका मेटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाता था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे भी आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस का देखोगे, सेम ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जैसे हम मेटल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड और एक्चुअल और का यूज़ करेंगे। अब एक्चुअल और के भी दो पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसको नहीं ले रहा, अगले पार्ट में आपको ले लूँगा, यानी अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड और की जब भी बात करते हैं तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन से लिंक ही होती है, स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब देखिए, क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। दोनों बता दूंगा, एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे भी मैंने करवाया क्वेश्चन, और एक नॉर्मली आपको दे रखा है जो कि आवर्स के बेसिस पे ही है, पर उसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड ओवर को सही ढंग से निकालना पड़ेगा। कैसे? वो आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल पहले नहीं बता रहा, वो बाद में ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक, तो स्टैंडर्ड और को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रेट के साथ। एक्चुअल और को एक्चुअल रेट। तो देखिए, वहाँ प्राइस बोलते हो क्योंकि जनरली वो गुड्स की बात करता है, तो हम वहाँ पे प्राइस का नाम देते हैं। यहाँ पे किसकी बात करता है? लेबर की बात करता है। और लेबर जब भी काम करता है तो वो क्या करता है? इन इनपुट का यूज़ करके आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली पार्ट ले रहा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, एक तरीके से हम बोलते हैं। आपको पता है प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर से लिंक होता है। उसको अपोर्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, किसको? डायरेक्ट वेजेस को, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट या किसी लोकेशन उससे लिंक होती है, आपको पता रहता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? लेबर रेट पर आवर, लेबर रेट पर वीक, लेबर रेट पर डे, ऐसे बोल सकते हैं। पर जनरली हमारे क्वेश्चन में क्या आता है? आवर्स का पार्ट आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? रेट पर आवर। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल और इंटू एक्चुअल रेट करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस क्या आएगा? आपका वेरिएंस डिनोट करेगा, कोई डिस्क्रिपेंसी डिनोट करेगा कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके रीजन भी बहुत सारे होते हैं, तो वो जनरली आपको लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी में डिटेल में दिखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ रीजन। देखिए, मान के चलो कि आपने सोचा कि एक्चुअल जो वर्कर का टाइम होगा वो क्या होगा कि 40 आवर्स वीक काम करेंगे, और मंथली हिसाब से सोच लेना कि एक महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 40 इंटू 4 कीजिए तो 160 आवर्स क्या करेंगे? वर्कर काम करेंगे। पर उस मंथ में क्या हो गया? पावर फेलर हो गया बहुत बार, टेक्निकल कोई फेलर हो गया या ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी में, उसकी वजह से क्या हो गया? 20 आवर लॉस हो गए। तो उस केस में आपने काम कितना किया? 140 आवर ही काम किया। तो एक्चुअल आवर वर्क कितना हो गया? 140 आवर्स। लेकिन जो वर्कर है वो तो बैठा हुआ ही था, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं 20 आवर्स खाली बैठा था तो आप मेरी सैलरी का अमाउंट काट दो, यानी वेजेस का अमाउंट काट दो। ऐसा तो होगा ही नहीं, उसको तो चाहिए ही होंगे। जैसे अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कंप्यूटर पे मेरा वर्क है, और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक दिन मैं कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहा और मैं बैठा हूँ आराम से, तो ये थोड़ी कि सामने वाला मेरी सैलरी काट देगा, वो तो मुझे देगा ही देगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बिजनेस यूनिट है वो 160 आवर्स के हिसाब से पे करेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल और पेड। तो जब एक्चुअल और पेड और एक्चुअल और वर्क का डिफरेंस आता है तो क्या आ जाता है? आइडल टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है? आइडल टाइम आ जाता है। इसी तरीके से बोल रहा है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जैसे स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखी है कि 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे करोगे, लेकिन बाद में वेजेज स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपको कुछ वर्क अर्जेंटली करवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपका लेबर टर्नओवर का पार्ट है, मतलब लेबर छोड़ के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअल रेट जो स्टैंडर्ड रेट आपने सोची थी उससे आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया। तो क्या पता आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स आ रहा हो, तो वो रेट से रिलेटेड हो गया। एफिशिएंसी में जनरली किसका पार्ट देखते हैं हम? आवर्स का पार्ट देखते हैं।
तो देखिए अब मैं लिंक करके बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि डिटेल पार्ट तो आगे आएगा। तो जब आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस का पार्ट देखते हो तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेट को डिनोट कर रहा है, तो प्राइस और रेट सेम ही है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। वहाँ पे क्या होता था, एक्चुअल क्वांटिटी आता था बाहर, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्चुअल और आ रहा है। अब देखना यहाँ रखना कि यहाँ पे एक्चुअल और पेड का पार्ट आएगा, वर्क नहीं आएगा, एक्चुअल और पेड का पार्ट आएगा। क्योंकि देखिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड रेट क्या तय करते हो 10 रुपीज़ पर आवर और एक्चुअली में आपको बाद में 12 रुपीज़ देना पड़ सकता है, तो उस केस में आपको पता है कि एक्चुअल रेट का जो लिंक है वो एक्चुअल और पेड से लिंक ही है। कि मैंने आपको बताया था कि 160 आवर्स एक तरीके से आपके पास है, लेकिन 140 आवर्स से आप काम कर पा रहे हो क्योंकि टेक्निकल फेलर हो गया, कोई पावर फेलर हो गया, मैंने आपको बता दिया, या ब्रेक डाउन हो गया, स्ट्राइक हो गया किसी वजह से, तो उस पर्टिकुलर मंथ में आप 140 आवर्स ही काम कर पाए। लेकिन सामने वाली कंपनी ने आपको 160 के हिसाब से पे करा, तो कंपनी के अकॉर्डिंग अगर सोचोगे तो कंपनी कितना पे करेगी, 160 आवर्स के अकॉर्डिंग ही पे करेगी। तो एक्चुअल रेट का जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्चुअल और पेड के हिसाब से ही होगा। तो जब भी रेट का पार्ट होता है तो एक्चुअल और पेड देखना। और जब भी एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कितना एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो। कितना एफिशिएंटली मतलब क्या हो गया, देखो ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने आपको बोला कि 10 यूनिट बना के दो, उसकी जगह आपने क्या कर दिया, उसी दिन में 12 यूनिट बना के दे दी, तो इसका मतलब आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो। लेकिन क्या पता इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस केस में क्या पता आपने क्वालिटी अच्छी नहीं बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा यूनिट बना दी तो वो क्वालिटी वाइज हो। लेकिन मैं इफेक्टिव पार्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो ये एफिशिएंसी को ही डिनोट कर रहा है कि 10 की जगह 12 यूनिट। वही आप आवर्स के बेसिस पे देखोगे तो मान के चलो अगर हमने किसी पर्टिकुलर वर्कर का स्टैंडर्ड और तय कर दिया कि 8 आवर पर डे स्टैंडर्ड आवर है, अगर वही वो काम, जैसे मान के चलो कि वो 8 आवर में 1 यूनिट बनाता है, अगर उसी 1 यूनिट को वो 6 आवर में बना देता है तो हम बोलते हैं बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक्चुअल और वर्क उसने कितना करा, 6 आवर किया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क। तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो फेवरेबल को डिनोट करेगा। और अगर मान के चलो कि हमने बोला कि एक पर्टिकुलर यूनिट वो 8 आवर्स में बनाता है, या मान के चलो कि एक दिन में 8 आवर्स हैं वो काम करता है, लेकिन उसी काम को उसको 9 आवर मतलब एक्स्ट्रा 1 घंटे और लग गया उसका, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 8 में से 9 गए। तो ये एडवर्स के पार्ट को डिनोट करेगा, नॉर्मल पार्ट, ठीक है। और आइडल टाइम मैंने आपको बता ही दिया, एक्चुअल और वर्क माइनस एक्चुअल और पेड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का पार्ट आपका आ जाएगा। अब देखिए लेबर एफिशिएंसी, जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस का पार्ट देखते हो उसमें दो आते थे, एक तो एमएमवी मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक आता था मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और उसके साथ मटेरियल यील्ड वेरिएंस था। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग थे लेकिन आंसर दोनों के क्या आते थे, सेम आते थे, याद रखना। वैसे ही इसमें भी दे रखा है, देखिए लेबर मिक्स और लेबर सब यूजेज नहीं दे रखा, रिवाइज एफिशिएंसी नाम है इसका, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी नाम है तो इसको सब एफिशिएंसी बोल सकते हैं या रिवाइज्ड एफिशिएंसी बोल सकते हैं। फॉर्मूला सेम ही बनेगा, कुछ भी अलग नहीं है। लेबर यील्ड का तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जनरली लेबर यील्ड या मटेरियल यील्ड का जब भी पार्ट देखते हो तो वो आउटपुट से लिंक होता है, तो यहाँ पे भी आउटपुट से लिंक है। और बाकी सारे किससे लिंक है, और से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट, देखिए लिंक। आपको पता है कि जब भी मिक्स का पार्ट बताया तो मैंने क्या बताया था, आगे आर आ जाएगा। तो जैसे वहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता था, वो किससे लिंक था, आपको पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट देते थे, उसे हम क्या बोलते थे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब एक्चुअल इनपुट को आप स्टैंडर्ड इनपुट के रेशो में बांट देते थे, उसे हम बोलते थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पे हम रिवाइज स्टैंडर्ड और की बात कर रहे थे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल और को स्टैंडर्ड और के रेशो में बांट देंगे, ठीक है, सीधी सी बात। तो वो क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड और हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें 3 ग्रेड दे रखी होगी, 2 ग्रेड दे रखी होगी, जैसे वो बोल रखा होगा ए और बी ग्रेड, या स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऐसे 3 ग्रेड दे रखी होगी वर्कर की। उस बेसिस पे जनरली क्या करोगे आप, रिवाइज स्टैंडर्ड और निकाल के दे दोगे। तो याद रखना इसमें 2 या उससे ज़्यादा वर्कर की ग्रेड होनी चाहिए। अगर एक ही ग्रेड है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो लेबर मिक्स और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे। और यील्ड का तो बिल्कुल सेम है, ठीक। और देखिए लेबर रिवाइज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एस एच सेम ही लेना है, ए एच डब्ल्यू की जगह आर एस एच आ जाएगा, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकल के आ जाएगा, ठीक। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, ये एक्चुअल यील्ड है और ये स्टैंडर्ड यील्ड है। पिछली वीडियो की तरह ही है, लेकिन देखिए मैंने कोई इसका क्वेश्चन लिया नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता भी नहीं है, तो इतना ही सफिशेंट है। अगर ये पर्टिकुलर आपको कभी लेना है तो गूगल पे सर्च करके आप बहुत सारे इलस्ट्रेशन देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा। नहीं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरली बता दिया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आपको पर यूनिट का मतलब क्या, आउटपुट तो लेना ही पड़ेगा।
तो जनरली क्वेश्चन में जब आउटपुट होगा तब जाके ही आप पर्टिकुलर ये सारा का सारा पार्ट कर पाओगे। अब देखिए थियोरटिकल पार्ट में बाद में आएंगे और सिंपल पार्ट है। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये रहा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है, इसको सेट कर देता हूँ 1 मिनट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए फैक्ट्री वर्किंग फॉर 40 आवर्स ए वीक एम्प्लॉयज़ 100 वर्कर ऑन ए जॉब वर्क। वही बोल रहा है कि एक फैक्ट्री उसमें एक वीक में 40 आवर्स काम होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो पर वर्कर होगा वो 40 आवर्स काम करेंगे। टोटल मिला के 100 वर्कर हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ही एक तरीके से, ठीक है, कि 40 आवर्स का एक वीक है, उसके हिसाब से 100 वर्कर काम करेंगे तो 40 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। लेकिन याद रखना कि जब भी मैंने आपको स्टैंडर्ड आवर बोला है वो किसके हिसाब से निकलेगा, फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से निकलेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी ऐसे निकलती है और स्टैंडर्ड और भी एक्चुअल एक्टिविटी के बेसिस पे, या अगर आपको प्रोडक्शन दे रखा है, यूनिट दे रखी है तो अच्छी बात है उसके बेसिस पे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली खुद ही दे देता है, याद रखना। इसमें नहीं दे रखा अभी क्योंकि इसमें आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने करवाए हुए हैं। और अगर आप बेसिक देखना चाहते हैं तो बेसिक पार्ट आप इलस्ट्रेशन 1 देखोगे और सेकंड देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, आप पूरा पढ़ना फिर आपको आएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज़ पर आवर है। तो ये देखिए नॉर्मल दे रखी है, इसको तो आप अपने माइंड में याद रख लेना, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज़ है। या बाद में जैसे ही हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे ना अभी, जिसमें स्टैंडर्ड का पार्ट आएगा और एक्चुअल का पार्ट आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, सीधी सी बात। एंड स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 यूनिट्स पर गैंग आवर, ठीक है। देखिए ये बोलता है कि 10 यूनिट्स, ये पर गैंग आवर का मतलब होता है पर गैंग पर आवर, ये होता है इसका मतलब। तो गैंग का मतलब क्या हो गया, ये 100 वर्कर है, इनकी गैंग बनी हुई है, टोटल मिला के वर्कर है। तो बोल रहा है कि 100 वर्कर ये एक साथ मिला के एफर्ट कर रहे हैं ना सारा का सारा। तो 100 वर्कर हर घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं। ये 100 वर्कर, ये गैंग जो है हर घंटे में, कह रहा है ना पर गैंग आवर, तो इसका मतलब क्या है, पर गैंग पर आवर। और आपको पता है कि एक गैंग में 100 वर्कर ही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 10 यूनिट पर आवर। ये सीधी सी बात है, इतना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या है, 10 यूनिट पर आवर है। 40 आवर के हिसाब से कितनी है, 400 यूनिट दे रखी है। अब आपको पता है कि मैंने क्या बोला, ये स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड दे रखा है। ये भी एक्चुअल आवर ही है, लेकिन जनरली आपको अलग से आवर नहीं दे रखे, तो हम क्या बोलेंगे, यही स्टैंडर्ड है आवर और यही एक्चुअल आवर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप वर्कर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर आपके 4000 आते दे रखे हैं, ठीक। और आपको जो ये स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 10 यूनिट का, जैसे आप 40 आवर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि 400 यूनिट एक हफ्ते की निकल के आ जाती है, क्योंकि एक घंटे में 10 यूनिट, तो 40 आवर्स में कितनी यूनिट हो गई, 400 यूनिट हो गई। अब देखिए अभी मैंने स्टैंडर्ड और आपको बताया, तो वैसे ही एक्चुअल और पेड और एक्चुअल और वर्क का पार्ट निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लाइन दे रखी है। ये बोला है ड्यूरिंग ए वीक इन जून 50 वर्कर्स वर पेड एट ₹5 पर आवर, 10 वर्कर्स एट ₹7 एंड 40 वर्कर्स एट ₹4। तो देखिए ये एक्चुअल रेट है, ये एक्चुअल रेट है और ये एक्चुअल रेट है, अलग अलग आ गई। ये 50 वर्कर्स, ये आपके 10 वर्कर्स और ये आपके 40 वर्कर्स, टोटल 100 वर्कर हो गए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने स्टैंडर्ड वर्कर बोले एक्चुअल में भी उतने वर्कर ही लगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगले इलस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूंगा जिसमें आपका थोड़ा सा गैप होगा। अभी कोई गैप नहीं है, अभी 100 वर्कर ही है। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्कर 40 आवर लेता है एक हफ्ते में, तो 50 वर्कर कितने लेंगे, 50 इंटू 40। वैसे 10 वर्कर कितने लेंगे, 10 इंटू 40। वैसे 40 वर्कर कितने लेंगे, 40 इंटू 40, 1600। ये निकल के आ गया, दिख गया ये। अब आप बोलोगे सर ये निकाला ही क्यों है, ये तो जनरली वैसे ही बता देते 100 इंटू 40 4000 आ जाता। देखिए आपको पता है कि नीचे जब मैं आपको स्टेटमेंट बनाऊंगा यानी एक फॉर्मेट बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको यही तो बताऊंगा कि ये पार्ट आपको दे रखा है, ये मैंने निकाल के बताया और इसके साथ रेटें दे रखी है, तभी तो मल्टीप्लाई करके बता पाऊंगा। ये थोड़ी 4000 इंटू रेट करूँगा, क्योंकि रेट तो अलग अलग है, इसलिए मुझे अलग अलग निकालना पड़ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने स्टैंडर्ड का क्यों नहीं निकाला अलग से, तो भाई आप ध्यान दीजिए कि स्टैंडर्ड की एक ही रेट दे रखी है, 5 रुपीज़ पर आवर दे रखी है, समझ गए। स्टैंडर्ड की एक ही रेट दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वाज 380। अब ये बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, जो मेरी 400 यूनिट में बोल रहा था वो तो स्टैंडर्ड के हिसाब से, जबकि मुझे बताया कि स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से 4000 दे रखे हैं और स्टैंडर्ड यूनिट भी दे रखी है कि 400 यूनिट पे 4000 आवर होते हैं, तो 380 यूनिट पे कितने आवर्स होंगे, सिंपल सा पार्ट। और आप खुद देखिए कि यूनिट के नीचे यूनिट का डिवाइड जाता है, तो एक तरीके से मेरे असली वाले स्टैंडर्ड आवर निकल के आ जाएंगे। असली वाले मतलब क्या हो गए, स्टैंडर्ड आवर जो एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, एक्चुअल आउटपुट कितना है 380 यूनिट प्रोड्यूस होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 400 यूनिट दे रखा है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे, या बोल सकते हो स्टैंडर्ड आउटपुट है उस पर स्टैंडर्ड आवर 4000 है।
तो एक्चुअल आउटपुट पे स्टैंडर्ड आवर कितने होंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो निकाल के देख लेना कितने निकलेंगे, नीचे मैंने कर रखे हैं 3800, कितने निकलेंगे 3800। अब देखिए एक और लाइन बोल रखा है, द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क फॉर 5 आवर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। अब देखिए जानबूझ के एक्चुअल और वर्क दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 4000 का पार्ट दे रखा है, इसमें 5 आवर के हिसाब से इंटू 100 वर्कर करोगे, क्योंकि ये 5 आवर्स क्या है, एक हफ्ते में बोल रखा है कि 5 घंटे काम नहीं हो पाया, और हर वर्कर 5 घंटे नहीं कर पाया, तो 100 वर्कर 500 के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 4000 में से 500 गए 3500। तो देखिए मेरे को लॉजिक पता है तभी मैं बता सकता हूँ, आपको भी ऐसे पता रहना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे आ गया। वैसे आपको अलग अलग करना है, तो देखिए 40 की जगह कितने घंटे काम होगा उस हफ्ते में, 35 आवर। 40 की जगह कितने करेंगे 35 आवर, तो हर वर्कर क्या करेगा 35 इंटू 50, टोटल मिला के कितने हो गए 1750 आवर ही काम होगा। तो 2000 की जगह 1750, फिर 35 इंटू 10 350, 35 इंटू 40 1400, ये आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने। याद रखना इसमें लेबर मिक्स नहीं आ पाएगा, और क्या बोलते हैं एक और, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं आ पाएगा। और लेबर यील्ड तो जनरली क्या है मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन निकालना है तो आप वो निकाल सकते हो। अब देखिए ये क्यों नहीं निकाल सकते, इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड आवर दे रखा है, जबकि मैंने आपको क्या बोला था, या मान के चलिए कि आपने कितना निकाल लिया 3800 निकाल लिया एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, यही निकाला ना। तो आपकी जब नई टेबल दे रखी है तो उसके हिसाब से देखिए आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि जो आपको ये टेबल दे रखी है इसके हिसाब से 3800 दे रखा है, और एक्चुअल और वर्क का पार्ट आपने निकाल रखा था अभी, ठीक है, जो आपको बताया कि 4000 और 500 आवर्स का डिफरेंस था, ये आपको पता है। तो आप क्या करते हो, जब भी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालते हो ना, वो किसके बेसिस पे निकालते हो, याद रखना एक्चुअल और पेड के बेसिस पे निकालते, एक्चुअल और वर्क के बेसिस पे निकालते हो। एक्चुअल और वर्क के बेसिस पे निकलता है, तो एक्चुअल और वर्क आता है, और उस केस में क्या होता है स्टैंडर्ड आवर का प्रपोर्शन आता है। जैसे आप ध्यान दीजिए मटेरियल में एक्चुअल क्वांटिटी आती है, और किसके बेसिस पे बढ़ती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बेसिस पे बढ़ती थी। तो यहाँ पे एक्चुअल और है जो कि किसके बेसिस पे बढ़ेगा, स्टैंडर्ड और। यहाँ पे प्रोपोर्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैटेगरी दे ही नहीं रखी, इनकी फिर भी दे रखी है कि 50 वर्कर वाले हैं, इसी तरीके से कोई 10 वर्कर थे समथिंग, और यहाँ 40 वर्कर थे, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कैटेगरी थोड़ी दे रखी है, नहीं। तो इस केस में आप लेबर मिक्स भी नहीं निकाल सकते, और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस केस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर चाहिए होता है, जो कि आपको नहीं दे रखा, ठीक है, या कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। अब देखिए ये आपने जब किया था तो नीचे क्या दे रखा है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने 3800 निकाल के बताया वही दे रखा है कि टोटल 40 आवर्स है एक वीक के, जो कि पर्टिकुलर गैंग क्या करता है 40 आवर्स का यूज़ करता है, यानी पर वर्कर 40 आवर्स काम करता है। तो टोटल मिला के गैंग क्या करता है, एक आवर में 10 यूनिट बनाता है, तो 40 आवर्स के हिसाब से 400 यूनिट बना पाएगा। कई जने गलती क्या करते हैं, बोलते हैं गैंग में 100 वर्कर हैं, तो क्या बोल रहा है कि एक वर्कर क्या कर रहा है 10 यूनिट बना रहा है, तो इसका मतलब 100 वर्कर और 40 ओवर ऐसे कर देते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा समथिंग 40,000 हो जाएगा, तो वो गलत हो गया, याद रखना। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, याद रखना कि वो पूरा गैंग मिला के 100 वर्कर क्या कर रहे हैं, एक घंटे में 10 यूनिट बना रहे हैं। और एक और चीज़, जब कभी अगर आपको ये दे दिया होता कि रेट पर गैंग ओवर, क्या होता रेट पर गैंग ओवर, जैसे 5 रुपीज़ पर गैंग ओवर ऐसे दिया होता, जैसे ये दिया होता स्टैंडर्ड रेट इज रुपीज़ 5 रुपीज़ पर गैंग ओवर, तो उस केस में क्या होता है, ये मत सोचना कि 100 वर्कर को 5 रुपीज़ मिल रहे हैं पर घंटे के, नहीं, हर वर्कर को 5 रुपीज़ मिल रहे हैं। जनरली जो मैंने बताया ये यूनिट के केस में होता है, कि यूनिट के केस में क्या होता है कि अगर गैंग का पार्ट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बस पर आवर का पार्ट देखते हैं, और उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं कि 10 यूनिट पर आवर बन रही है, जो कि पूरा गैंग मिलके बना रहा है, तो इस केस में 40 आवर के हिसाब से 40 इंटू 10 होगा, ठीक है। और ₹5 पर गैंग और अगर दे दिया तो उस केस में क्या होगा कि पर आवर के बेसिस पे हर वर्कर को 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, ये नहीं कि हर 100 वर्कर को मिल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया कि 40 इंटू 10 के हिसाब से 400 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस एज इन वन गैंग ओवर 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, ये तो नॉर्मल बता दिया। 100 वर्कर प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं, 380 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं रियल में, तो इस केस में स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 380 यूनिट विल बी, जो मैंने आपको बता दिया कि 400 से रिलेटेड 400 आउटपुट से रिलेटेड 4000 आवर्स हैं, तो 380 एक्चुअल आउटपुट से रिलेटेड कितने स्टैंडर्ड आवर्स होंगे 3800, जिसको नीचे इसने दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे यही बोल रखा है, इन द गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड आवर वाज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज़, अलग अलग नहीं दे रखा, एज ऑल एम्प्लॉयज़ वर सपोज टू बी ऑफ सेम ग्रेड, सो लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस विल नॉट अराइज, ये मैंने आपको बता दिया था।
अब देखिए आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पुट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, बस नीचे फॉर्मूले पुट करने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया, ये एक्चुअल और पेड आ गया, एक्चुअल रेट आ गया, मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना कि एक्चुअल और पेड इंटू एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल कॉस्ट बनती है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हो तो जो एक्चुअल कॉस्ट देखते हो वो एक्चुअल और पेड का पार्ट देखते हो। अगर ये अलग होता ही नहीं तो उस केस में क्या होता, सपोज करो कि वो 5 आवर्स लॉस्ट बोलता ही नहीं, तो वर्क भी सेम होता, पेड भी सेम होता, तो तब आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा आप एक्चुअल और लिखते, ठीक है। तो अलग से आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अभी क्यों करा, क्योंकि अलग अलग है इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,000 दे रखा है और एक्चुअल कॉस्ट 19,200 दे रखा है, तो 200 के एडवर्ड्स का पार्ट आ गया। इसी तरीके से लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला दे रखा है। अगर आप वेरिएंस भूल जाओ तो आप उसको मेटल प्राइस से लिंक करके देख लेना, याद रखना। मेटल प्राइस वेरिएंस सबको याद रहता है, जैसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस पहले और एक्चुअल प्राइस बाद में, ये ध्यान रहता है। और एक्चुअल क्वांटिटी का पार्ट आप जनरली देखते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल रेट, और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल और। अब देखिए पेड क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ एक्चुअल रेट का पार्ट आ रहा है जो कि जनरली एक्चुअल और पेड से लिंक होता है। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेट तो देख रहे हो ना, स्टैंडर्ड रेट तो सेम है लेकिन एक्चुअल रेट अलग है, अलग है, अलग है। तो इस चक्कर में क्या हो गया, 2000, 400, 1600 ये आपको अलग देखना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे सारी रेट अगर 6 होती, 6 6 6, तो इस केस में आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको 4000 इंटू 6 कर लेना पड़ता। ये तो करते, तो इस केस में आप 5 माइनस 6 कर देते डायरेक्ट, और इंटू क्या कर देते, 4000 कर लेते एक्चुअल और पेड के साथ। लेकिन अब क्या है, रेटें अलग अलग है एक्चुअल रेट की, तो इस तरीके से बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 2000, 400, 1600। अब देखिए 5 5 5, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट के लिए कोई भी ग्रेडे नहीं दे रखी थी, तो सब में 5 5 5 ऐसे कर दिया, -5 -7 -4, ये एक्चुअल रेट है जो अलग अलग है। यहाँ पे आपका जीरो आ गया तो नील है। ये 800 एडवर्स है, ये 1600 फेवरेबल है, तो आपका 800 फेवरेबल नेट आ जाएगा जो कि लेबर रेट वेरिएंस होगा। अब लेबर एफिशिएंसी देखिए, अगर ध्यान नहीं है तो आप जनरली क्या करोगे, यूजेस से लिंक करके देखोगे, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी याद रहती है, यहाँ पे और याद रहता है। वहाँ पे आप एक्चुअल क्वांटिटी बोलते हो, यहाँ पे आप एक्चुअल और बोलते हो। अब देखिए एफिशिएंसी, मैंने बताया है कि एफिशिएंसी किससे पता चलती है, कि कितने आवर काम किया, तो यहाँ पे वर्क ही आएगा। तो नॉर्मल सोच लीजिए कि एफिशिएंटली कितना काम किया, तो एक्चुअल और वर्क, ठीक है, तो जनरली वो आ जाएगा। और यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, क्योंकि पे तो किया नहीं है, तो इस केस में एक्चुअल रेट तो आने से रही, तो जनरली आप स्टैंडर्ड रेट से ही करके देखोगे तो फिर सही आएगा, ठीक। तो अब देख लेना, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से करके देखा। अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड रेट बाहर है, एक्चुअल रेट तो है ही नहीं, एक्चुअल रेट ली नहीं, तो इस केस में 5 आ रहा है, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल और लिए, ये रहे क्या नहीं, ये एक्चुअल और वर्क ये लिए, मैं गलती से बोल रहा हूँ, ये वर्क का पार्ट लिया। तो 38 में से 3500 गए, 300 और इंटू 5 कर दिया, तो 1500 फेवरेबल आ गए, ठीक है, ये आ गया। अब आइडल टाइम की बात करोगे तो आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है 4000 एक्चुअल और पेड है, और एक्चुअल और वर्क कितना 35। मैंने आपको बताया ये हमेशा क्या होता है, एडवर्स होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि आइडल का मतलब ही क्या होता है, बेकार पड़े रहना, खाली रहना। तो वैसे हम वर्क की जब बात बोलेंगे तो हमने 3500 ओवर ही, यानी सामने वाले लेबर ने 3500 ओवर ही काम किए, लेकिन हमने उनको पे कितना करा है, 4000 किए, तो 500 तो हमारा वैसे ही नुकसान है, तो हमेशा एडवर्स ही होगा। तो 500 माइनस में जाएगा, और इंटू 5 के हिसाब से अगर देंगे तो 2500 एडवर्स दिखाएगा। जब आप ये तीनों का टोटल कर रहे हो, देखिए 2500 एडवर्स, 15 प्लस 800 कितने होते हैं, 2300 फेवरेबल, 2500 के एडवर्स में 2300 फेवरेबल लेस किए, तो 200 के एडवर्स का पार्ट आ गया, जो कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस को डिनोट कर रहा है। मतलब LRV प्लस LEV प्लस LIT, लेबर रेट प्लस लेबर एफिशिएंसी प्लस लेबर आइडल टाइम, जो ऊपर मैंने चार्ट में भी आपको बताया, ठीक है। तो ये देखिए सेम आ गया, तो ये वेरिफिकेशन हो गया आपका, इस तरीके से आपका आ गया। बाकी क्यों नहीं निकाले, क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन के पार्ट नहीं बनते। मेरे हिसाब से लेबर यील्ड फिर भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि उस केस में हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 19,000, ऐसे बोल सकते हैं। आउटपुट कितना है आपका 400 का पार्ट है, लेकिन कितने के हिसाब से था 380 के हिसाब से, तो वो 19,000 अपॉन 380 करके देखिए, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। वैसे एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड भी आपकी निकल के आ जाएगी पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन आपको इतना टिपिकल पार्ट देखना नहीं है, आपको बेसिक देखना है, क्योंकि देखिए कभी भी आपका इतने बड़े क्वेश्चन के हिसाब से कोई आएगा नहीं कि यील्ड निकालिए, स्टैंडर्ड यील्ड निकालिए। जनरली आपका थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, जो भी मैंने आपको कवर कराया ना, ये आपके फॉर्मूले बने हुए आ जाएंगे, और आपको लिस्ट A लिस्ट B आ जाएगा,
या 4 आपके ऑप्शन आ जाएंगे थियोरटिकल वाले पार्ट में, जिसमें से आपको बोलेगा 4 में से 3 सही है, या बोल देगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है या कौन सा करेक्ट है। जनरली यही आते हैं। अब इलस्ट्रेशन 2 देखिए क्या बोल रहा है। द स्टैंडर्ड लेबर कंपोनेंट एंड एक्चुअल लेबर कंपोनेंट एंगेज ड्यूरिंग द मंथ आर गिवन बिलो। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इन ए ग्रुप दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्लासेस दे रखी है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ये स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर दे रखे, तो देखिए 30 + 10 + 10, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड वर्कर 50 है, दे दिए। स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, पर आवर दे रखी है आराम से, तो 20 रुपीज़, 12 रुपीज़, 8 रुपीज़ पर आवर, ये है SR। तो टिपिकल मत सोचना, सिंपल सोचो। अब एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द मंथ इन ए ग्रुप, ये स्टैंडर्ड थे लेकिन रियल में कितने लगाए देखिए 24, 15, 12। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 100 वर्कर दे रखे थे, तो वही स्टैंडर्ड थे और वही एक्चुअल थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल मिला के ये 50 है, और ये देखिए 20 + 15 आपका कितना होता है 39, कितना होता है 24 + 15 39, 39 + 12। मैंने कैलकुलेटर भी देख लिया, टोटल मिला के 51 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं 51 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 50 वर्कर है और यहाँ पे 51 हो रहे हैं, तो एक वर्कर ज़्यादा हो गया। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि देखो, मैंने आपको बताया था, पहले ही बोल दिया था शुरू में ही, पहले इलस्ट्रेशन में, कि वर्कर अलग भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के हिसाब से। जब ना बोले तो स्टैंडर्ड भी वही है और एक्चुअल भी वही है, क्योंकि आपको पता है ना बाद में वर्कर ज़्यादा भी लग सकते हैं। देखिए इसी से तो क्या फ़र्क पड़ता है आपका, उस पर फ़र्क पड़ता है लेबर रेट पे, क्योंकि आपने पहले सोचा कि यार इतना पे करेंगे, लेकिन अब आपने क्या करा, वर्कर बढ़ा दिए। जैसे आप वर्कर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसके हिसाब से, और के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा तो उस केस में आपका लेबर रेट का पार्ट भी ज़्यादा आएगा, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है साथ में, एक्चुअल वेज रेट भी दे रखी है, यानी एक्चुअल रेट भी दे रखी है 24 रुपीज़, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़। तो स्टैंडर्ड भी दे रखी है, एक्चुअल रेट भी दे रखी है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 200 वर्किंग आवर द ग्रुप प्रोड्यूस 9600 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। तो देखिए अब मैं आपको है ना कैलकुलेट करना बताऊंगा कि अगर आप स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर की बात कर रहे हो, तो पिछले जो पार्ट में इलस्ट्रेशन में आपको पता है कि 40 इंटू आपने 100 कर दिया था, 40 आवर्स थे, तो 4000 स्टैंडर्ड आवर निकल के आ रहे थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे ही थे। मतलब 40 इंटू 10 यूनिट्स थी, तो 400 यूनिट ही थी, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ था 380 का हुआ था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्शन आउटपुट नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये बोल दिया ना, द ग्रुप प्रोड्यूस्ड 9600 स्टैंडर्ड आवर ऑफ ए वर्क। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक्चुअल वो 9600 स्टैंडर्ड आवर के अकॉर्डिंग हुआ है। जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो 96, तो ये आपको दे रखा है निकाल के कि 9600 आपका क्या है, स्टैंडर्ड आवर है फॉर एक्चुअल आउटपुट है। चाहे आप ढंग से पढ़ के देख लो, ग्रुप प्रोड्यूस 9600 स्टैंडर्ड आवर ऑफ वर्क। तो आप बोलोगे सर अगर पुराना वाला होता तो वो कौन सा होता, तो देखिए पुराना वाला जो है मैंने नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल के दे रखा है, और अगर आप देख सकते हो तो ये 30 दिख रहे हैं और ये 200 दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक वर्कर 200 घंटे काम करता है एक महीने में, तो 30 वर्कर तो 30 इंटू 200, 10 वर्कर तो 10 इंटू 200, 10 वर्कर तो 10 इंटू 200, ऐसे निकल के आ गया। देखिए 6000 आवर्स, 2000 आवर, 2000 आवर। तो ये जनरली आपके स्टैंडर्ड आवर है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड आवर 9600 के हिसाब से निकालना चाहोगे तो स्किल्ड में कितना आएगा, सेमी स्किल्ड में कितना आएगा, अनस्किल्ड में कितना आएगा। देखिए टोटल में तो आपको पता है, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी ये वाला पार्ट, लेकिन आपने ये क्यों निकाला, क्योंकि ये 9600 स्किल्ड में, सेमी स्किल्ड में, अनस्किल्ड में इस प्रपोर्शन में बढ़ जाएंगे 6:2 में, जिसको हम बोल सकते हैं 3:1:1, मतलब 3/5, 1/5, 1/5, या 6/10, 2/10, 2/10, या 6000/10,000, 2000/10,000, 2000/10,000, क्या बढ़ जाएंगे 9600। तो देखिए मैंने नीचे ये निकाल रखा है, तो 6000/10,000 इंटू 9600, 2000/10,000 इंटू 9600, 2000/10,000 इंटू 9600 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। समझ गए। अब देखिए नीचे मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखी थी, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में एक्चुअल रेट आपको दे रखी थी, वही स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, एक्चुअल वेज रेट पर आवर ऐसे दे रखा था। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब देखिए एक्चुअल और वर्क और एक्चुअल और पेड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो कि ये कैसे निकल के आया, तो अगर आपको मैंने बताया कि आपको नॉलेज है तो आराम से निकल के आएगा, क्योंकि आपको बताया कि 24 वर्कर एक्चुअल में काम कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं और 12 वर्कर काम कर रहे हैं। और 24 वर्कर अगर काम करेंगे और एक वर्कर 200 घंटे काम करेगा, तो 24 इंटू 200, 15 इंटू 200, 3000, 12 इंटू 200 कितने 2400, तो आपका आ जाएगा 4800, 3000 और 2400। रेट दे रखी है, मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल कॉस्ट आ गई।
स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल के आ जाएगा। रिवाइज कैसे निकल के आता है, ध्यान है क्या, रिवाइज निकल के आता है, मैंने आपको बताया एक्चुअल और वर्क के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है क्योंकि आप वर्क पेड बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको भी काट दो चाहे इसको भी काट दो, सिर्फ एक्चुअल और बोल दो, एक ही बात है। तो देखिए ये पर्टिकुलर 10,200 किन रेशो में बढ़ जाएंगे, इन रेशो में बढ़ जाएंगे। अब आपको बताया कि जो ये 9600 है वो आपने किसके हिसाब से बांटे, 3/5, 1/5 और 1/5, या आप ऐसे बोल सकते हो 6000/10,000, 6000 अपॉन ओ नहीं 2000/10,000 और 2000/10,000, मतलब 6:2 के प्रपोर्शन में। तो यहाँ पे जो ये भी प्रपोर्शन निकल रहा होगा ना, निकाल के देख लेना, ये 6:2 के प्रपोर्शन में ही होगा। तो 10,200 को डिवाइड कर दो किससे, 9600 से, और इनटू कर दो 5760 से, डिवाइड कर दो 9600 से और इनटू कर दो 1920 से। कहने का मतलब 3/5, 1/5 और 1/5 करके देखना, तो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसने वैसे नीचे क्या है, मैंने वर्किंग बना रखी है, तो वर्किंग में इसने क्या कर रखा है, 6000 इससे बांट रखा है। इसने क्या कर रखा है, देखो ऐसे कर रखा है 10,200/10,000 इंटू 6000, मतलब ये 6/10 है यानी 3/5, फिर 2/10 है मतलब 1/5, फिर 2/10 है 1/5, तो इसको बांट दिया तो ये निकल के आ गया। ठीक है, आप चाहे तो जो मैंने रिवाइज निकाला स्टैंडर्ड आवर, देखो जब भी हम क्या करते हैं कि ये स्टैंडर्ड आवर की बात करते हैं तो ये क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे देखना है, नहीं तो मैं तो 10,000 के बेसिस पे भी कर लेता। तो अब वो कब करता, जब मेरे को क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। अगर मुझे क्वेश्चन में 9600 दे रखा है कि भाई एक्चुअल प्रोडक्शन सॉरी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो है 9600 है जो कि एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग है, तो यही देखूंगा ना, ये थोड़ी 10,000 देखूंगा ये वाला पार्ट, बल्कि इसके बेसिस पे रेशो निकाल लूँगा एक तरीके से, और 9600 को स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल में बांट दूंगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्या होगा, जब मेरा एक्चुअल और का पार्ट मुझे पता रहेगा तो उसके बेसिस पे रिवाइज स्टैंडर्ड और निकल के आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। अब देखिए आप अप्लाई कर दीजिए लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। अब देखिए सबसे पहले मैं फटाफट बता देता हूँ, 153,600 माइनस 164,400, 10,800 आ गया एडवर्स। फिर देखिए लेबर रेट है तो एक्चुअल और का पार्ट है, तो मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया एक्चुअल और, लेकिन यहाँ पे देखिए इनटू भी कर रखा है, ये आपको बता रखा है ऐसे, मुझे लगा वर्किंग नोट नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे बता रखा है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैंने कहीं से प्रिंट लिया है तो मैंने सीधा क्या है इसको लिखा नहीं है, इस चक्कर में आपको ऐसे ही मिलेंगे पर्टिकुलर, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है, और ये मैंने 4800, 3000 और 2400 यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट बता दिया। अब कैलकुलेशन तो आपको आती है इतनी तो, और रेट और एक्चुअल रेट आपको बताइए। अब देखिए एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड रेट आपको बताइए, स्टैंडर्ड टाइम ये देखिए कैलकुलेट नहीं था तो मैंने खुद कैलकुलेट करके आपको बता दिया यहाँ पे, ताकि आपको एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब आप बोलोगे सर कि पर्टिकुलर इसने कैलकुलेट क्यों नहीं करा यहाँ पे, यानी जो जिस जहाँ से आपने आंसर लिया उसने कैलकुलेट क्यों नहीं करा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग नोट ये नहीं बनाते हैं, जहाँ से भी हम प्रिंट करते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो कभी कभी पूरी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे जनरली इसने क्या करा, जो ये 153,600 मैंने निकाला है ना, ये निकाला ही नहीं हुआ था। ये कैसे निकाला था ये मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिक ये भी देखिए, लॉजिक देखिए क्या था, 6000 और थे ना, और 2000 से 2000 थे, तो आपको स्टैंडर्ड रेट पता है सबकी, ये रही देखिए 20, 12 और 8। जैसे आप क्या करोगे, इंटू 20 करोगे, इंटू 12 करोगे और इंटू 8 करोगे, करके देख लेना ये टोटल मिला के कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। अब ये 1,60,000 किस पे है, 10,000 पे, टोटल मिला के 10,000 ओवर है ना, तो 96 पे कितने होंगे करके देख लो एक बार कैलकुलेटर से। तो देखो मैं आपके सामने करके देखता हूँ, 1,60,000 अपॉन 10,000 पे है तो 9600 पे कितने होंगे, 1,53,600 कितना आ रहा है, 1,53,000 ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये 153,600 आ गया। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तरीके बहुत सारे होते हैं, आपको अप्लाई करना है अपना दिमाग। अब यहाँ पे आपका जो वेरिएंस दे रखा है वो है लेबर मिक्स वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर। अब देखिए निकल के आ गया। अब आपने बोला कि सर लेबर रिवाइज एफिशिएंसी क्यों नहीं दे रखा, तो मैंने आपको बताया कि प्रिंट में जनरली यही थे, इसलिए मैंने और ज़्यादा कवर नहीं करे। आप चाहो तो कवर कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू यहाँ पे स्टैंडर्ड ओवर हो जाएगा और माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर। अब देखिए मेरे को इतनी जल्दी कैसे आया, क्योंकि जनरली इसके थ्रू याद था कि यहाँ तो स्टैंडर्ड ओवर आता है और एक्चुअल की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर आ जाता है। तो एक बार निकाल के देख लीजिए और टोटल करके देख लीजिए, वेरीफाई करके देख लीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि लेबर मिक्स और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी मिला के क्या बन जाता है,
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाता है। तो ये 2400 फेवरेबल आपका आने लग जाएगा वेरिफिकेशन के फॉर्म में। ये सारा पार्ट आपका ख़त्म। लेबर कॉस्ट को भी इसने वेरीफाई कर लिया, करके देख लेना चाहे तो आपका आंसर निकल के सेम आ जाएगा। तो ये पार्ट ख़त्म। अब देखिए थियोरटिकल पार्ट में आते हैं, क्योंकि आपको लेबर रेट के कॉजेज़ दे रखे हैं कि लेबर रेट वेरिएंस के क्या कॉजेज़ होते हैं और लेबर एफिशिएंसी के भी दे रखे हैं। तो एक बार मैं ये कवर करा लेता हूँ एक एक करके। सबसे पहला आपका लेबर कॉस्ट है। अब देखिए जनरली क्या बोल रहा है, वही लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको आप डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेज वेरिएंस क्यों, क्योंकि जो लेबर की बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट लेबर की ही बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर से अलोकेट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस स्पेसिफाइड फॉर द एक्टिविटी अचीव्ड एंड द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड। समझ गए। अब देखिए आपको पता है कि एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड और स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस जो कि एक्टिविटी अचीव की गई है उससे स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्टैंडर्ड पार्ट होता है आवर्स का वो एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, या तो आपको निकालना पड़ता है, जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपने निकाला, ठीक है, आपको ध्यान है वो 3800 आवर्स जो भी हमने निकाले 38,000 थे, ध्यान नहीं आ रहा, हाँ 3800 आवर्स थे। आपको पता है कि 4000 आवर्स आपके क्या थे, स्टैंडर्ड थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे ही थे, मतलब 400 यूनिट के बेसिस पे। तो 380 के बेसिस पे क्या होगा, तो वो जो एक्टिविटी अचीव की गई है वो ये है, इसके बेसिस पे क्या निकला, ये निकल के आया। तो हमने ये थोड़ी लिया, अगर ये लेते तो गलत हो जाता, तो हमें एक्चुअल के बेसिस पे ही लेना पड़ता है। वैसे ही दूसरे इलस्ट्रेशन में आपको 9600 दे रखा है टोटल में, लेकिन आपने उसके पार्ट क्यों करे स्किल्ड में, सेमी स्किल्ड में, क्योंकि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर जनरली ये सारा पार्ट कैलकुलेट करना था, या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करना था तो अलग अलग ग्रेड से रिलेटेड मेरे को रेटें चाहिए थी और अलग अलग ग्रेड से रिलेटेड मेरे को आवर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने 9600 आवर्स को बांट दिया, यही तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया था फॉर्मूला फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ये आपको बताइए, ये मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे एक्चुअल और पेड का पार्ट आता है, याद रखना, तो ये आ जाएगा। तो जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वर्क आता है, लेकिन हम कॉस्ट की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं तो पेड वाला फॉर्मूला ही आता है। फिर आपको ये जो पार्ट दे रखा है ना, ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ लेबर ना दो पार्ट में डिटरमिन होती है, एक तो लेबर टाइम और वेजेस। देखो वेजेस का मतलब क्या हो गया, रेट, क्योंकि आपको पता है रेट पर आवर, और टाइम का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंटली कितना काम किया है, क्योंकि टाइम ही क्या है, समय बलवान है। समय है तो आपके पास क्या है, बहुत सारा आगे टाइम भी, सॉरी समय है तो क्या होगा, आप उसका यूज़ भी सही कर ढंग से कर पाओगे, यूटिलाइज भी ढंग से कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, हड़बड़ी में काम करोगे और आप कभी ना कभी क्या करोगे, गड़बड़ कर लोगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अर्जेंटली अगर हमें कुछ करना पड़ता है तो उस केस में क्या हो सकता है, वेरिएंस का पार्ट डिफिकल्ट भी आ सकता है, एडवर्स भी आ सकता है, जो कि जनरली किससे पता चलता है, आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से पता चलता है। कोई पर्टिकुलर देखो, मान के चलो कि मैनेजमेंट का मैं बोल सकता हूँ सुपरवाइज़र है, फॉरमैन है, वो क्या कर रहा है, ढंग से इंस्पेक्शन नहीं कर रहा लेबर का कि लेबर कैसा काम कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड ओवर दिया उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ओवर वर्क जो भी है उसके लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। हमने बोल दिया कि 10 आवर्स के हिसाब से स्टैंडर्ड ओवर है और उन्होंने 12 ओवर ले लिए, 14 ओवर ले लिए, तो माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ढंग से सुधरी नहीं है, किनकी, लेबर की, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट है वो ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा लेबरर को, लेबर टर्नओवर ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे रीजन नीचे आपको दे रखे। ठीक है, वैसे ही लेबर रेट का पार्ट भी आपका आता है, जो कि किससे रिलेटेड होता है, आपका वेजेस से रिलेटेड होता है। तो लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी, तो उसके लिए आपको दो वेरिएंस दे रखे हैं। सबसे पहला कौन सा, आपका लेबर रेट। लेबर रेट में क्या बोल दिया, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ वेज वेरिएंस which is due to difference between actual rate and standard rate of any specified. It is calculated like the metal price variance. ठीक, और देखिए ये स्पेसिफाइड क्या है, कोई ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड रेट है ये किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल और पेड इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और मैंने आपको बताया कैसे, अगर आपको लिंक करना है तो मेटल प्राइस वेरिएंस से लिंक करके देख लेना। अब मेन क्या है इसमें, कॉजेज़ बताने मुझको, और तो कुछ नहीं ज़्यादा। तो ये बोल रहा है कॉजेज़ ऑफ वेजेस रेट वेरिएंस। अब देखिए आपको पता है कि फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स पार्ट भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है वेज रेट वेरिएंस अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज़। अब देखिए जब भी आप वेरिएंस का पार्ट देखते हैं तो आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड रेट जो आपने तय करी और एक्चुअल रेट क्या आई। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपने क्या कर दी, स्टैंडर्ड रेट तय कर दी, लेकिन रियल में क्या हो गई, 12 रुपीज़ हो गई, 15 रुपीज़ हो गई। जैसे आवर्स में बताया था वैसे ही कोई भी मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि 10 रुपीज़, जैसे मान के चलिए कि 25 रुपीज़ रेट आपने तय की और एक्चुअल रेट कितनी देनी पड़ गई, 30 रुपीज़ देनी पड़ गई। तो ये तो आपने शुरू में सेट किया था, जो कि साइंटिफिकली बेसिस पे, या हम बोल सकते हैं कि आपने सर्वे के बेसिस पे पहले से एक फ्यूचर कॉस्ट या एक आइडियल कॉस्ट
कि आपको जनरली यही पेमेंट करनी है, ये चाहिए, लेकिन रियल में आपने क्या कर दिया, ये पे कर दिया। तो पहले से ही माइंड में स्टैंडर्ड तय करो, उसके बेसिस पे देखो कि क्या कारण हो सकते हैं, आराम से समझ में आएंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड तय कर दिया 25 रुपीज़, अब इससे फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं, तो उसका रीज़न पहला क्या है, चेंज इन बेसिक वेज स्ट्रक्चर और चेंज इन पीस वर्क रेट। तो स्टैंडर्ड तो शुरू में डिटरमिन की गई थी, प्री डिटरमिन, लेकिन बीच में आते आते एक्चुअल में हमने बेसिक वेज स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या पीस वर्क रेट चेंज कर दिया। जो हम पीस के बेसिस पे, देखो दो टाइप से होता है, एक तो टाइम बेसिस पे और एक पीस वर्क रेट के बेसिस पे। अगर आप पीस वर्क रेट के बेसिस पे चेंज करते हो तो आप बोलोगे सर फिर रेट पर आवर कैसे निकल के आता है। अरे भैया पीस वर्क रेट के बेसिस पे दे रहे हैं, कोई वर्कर काम कर रहा है आज, तो वो टाइम तो ले रहा है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई वर्कर जिसको हम क्या कर रहे हैं 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं, 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं, और वो एक दिन में क्या करता है 10 यूनिट्स बना लेता है, तो 50 इंटू कितने हो गए 10, 500, यही तो हुआ। लेकिन आप देखिए कि उसने उस 10 यूनिट को बनाने के लिए आज के दिन में कितने घंटे लिए, 8 घंटे लिए। तो 500 अपॉन 8 करोगे तो क्या निकल के आएगी, 62 रुपीज़ 50 पैसे निकल के आएगी, वो पर आवर निकल के आएगी ना। तो जो आपने स्टैंडर्ड रेट पर आवर तय की और जैसे ही पीस वर्क रेट में चेंज हो गया, मान के चलो कि ये 50 रुपीज़ की जगह 60 रुपीज़ हो गया, ये स्टैंडर्ड था, तो इस केस में 60 इंटू 10, तो उसको कितने देने पड़ गए, 600 देने पड़ गए। उस 8 आवर में उसने बनाए, तो 600 अपॉन 8 देखो तो कितना हो गया, 75 रुपीज़। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि पहले हमने पीस रेट के हिसाब से क्या सोचा था कि यार 62.50 पर आवर लगेगी, लेकिन अब 75 रुपीज़ पर आवर लगने लग गई। ऐसे सोचो नॉर्मल, तो पहले स्टैंडर्ड सोचो, उसके बेसिस पे देखो क्या डेविएट हुआ है, क्या फ्लक्चुएट हुआ है। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, ओवर टाइम वर्क इन एक्सेस ऑफ दैट प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड रेट। देखिए आपको पता है कि जब भी स्टैंडर्ड रेट होता है तो उसमें आप कभी कभी ओवर टाइम का पार्ट भी पहले से डिसाइड कर देते हो कि क्या ओवर टाइम की रेटें होगी, क्योंकि आपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखा था कि वर्कर ओवर टाइम भी करते हैं तो उन्हें पेमेंट करना पड़ जाता है हमें। आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ऐसा है जिसमें आपको ओवर टाइम करवाना पड़ जाता है, तो आपको पता है। तो स्टैंडर्ड पे जो आपने प्रोवाइड किया पर उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ गया एक्चुअल में, तो एक्चुअल पे ज़्यादा देना पड़ गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन और मोर वर्कर ऑफ डिफरेंट ग्रेड देन द स्टैंडर्ड ग्रेड। तो हमने बोला कि जो भी हमने ग्रेड तय किया था उससे अलग ग्रेड पे वर्कर को रखा। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने ABC ग्रेड तय की थी, या हम बोल सकते हैं कि A2, B2 और C2 ग्रेड के वर्कर तय किए थे कि ये काम करेंगे, लेकिन हमें A1, B1 और C1 मतलब उससे अच्छे क्वालिटी ग्रेड वाले वर्कर रखने पड़ गए, तो उन्हें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ गया, ऐसे हो सकता है। या क्या पता हमने सोचा था कि A1, B1 और C1 कैटेगरी वाले वर्कर रखेंगे, लेकिन A2, B2, C2 कैटेगरी वाले वर्कर रखे जिनको हमें कम पेमेंट करना पड़ा, तो फेवरेबल भी आ सकता है। कॉजेज ऑफ वेरिएंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही आए, पॉजिटिव भी आ सकता है। इसी तरीके से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये भी सोच सकते हो, ग्रेड में ये भी आता है। फोर्थ में क्या बोल रखा है, पेमेंट ऑफ गारंटीड वेजेस टू वर्कर हु आर अनेबल टू अर्न देयर नॉर्मल वेजेस इफ सच गारंटीड वेजेस फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो देखिए आपको पता है कि अगर नॉर्मल वेजेस आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे देख सकते हैं जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, आप मान के चलिए कि ₹10 पर आवर के हिसाब से एक वर्कर की वेजेस तय की गई और वो 8 आवर काम करता है तो उसको 80 रुपीज़ मिलते थे, है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर हॉलीडे लीव भी आपने प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो वर्कर क्या करेगा, हॉलीडे लीव मिल रही है मंथली हिसाब से, मान के चलो कि एक दिन छुट्टी ले सकता है, तो अगर वो एक दिन छुट्टी ले भी रहा है यानी लीव ले भी रहा है, तो उसके हिसाब से भी उसको 80 रुपीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपने गारंटीड वेजेस वर्कर को प्रोवाइड करने की बोली है, ये हो सकता है। या मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाता 10 दिन, और आपने उसको गारंटी दी थी कि चाहे बिजनेस ऑपरेट नहीं हो तब भी आप उसको पे करोगे, तो 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से 8 आवर के हिसाब से 80 रुपीज़ पर डे हो गए, और 10 डेज़ के हिसाब से हो गए 800, तो आपको उसको 800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो उस केस में आपका वेरिएंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा, एडवर्स आएगा ही आएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड था उसकी जगह आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया। न्यू वर्कर नॉट बीइंग अलाउड फुल नॉर्मल वेज रेट। कभी कभी क्या होता है, जो नए वर्कर होते हैं उनको जो भी नॉर्मल वेज रेट है उससे कम दिया जाता है, स्टैंडर्ड से कम दिया जाता है, तो उस केस में आपका पॉजिटिव आएगा। ये आ गया। छठे में क्या बोल दिया, यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट दैट इज़ पेमेंट ऑफ डे रेट वाइल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन पीस वर्क मेथड ऑफ रेमुनरेशन। देखो जो आपने स्टैंडर्ड बनाया वो किसके बेसिस पे था, पीस वर्क। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बोला था कि 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से क्या मिलती है, वर्कर को मिलती है। वर्कर ने 10 यूनिट बनाई तो 500 रुपीज़ लगे, और 500 के हिसाब से अगर देखोगे डिवाइड बाई 8 और करोगे तो स्टैंडर्ड जो तय किया गया वो 62.50 रुपीज़ पर आवर आ गया। लेकिन क्या हो गया कि अगर आपने डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट सेट कर दिया, मतलब हर दिन के हिसाब से पेमेंट सेट कर दिया, न कि पर यूनिट के हिसाब से, तो क्या पता
₹80 सेट कर दिया पर डेज, तो जो जनरली 62.5 पर आवर, मैंने पर डे सॉरी गलत बोल दिया, ₹80 पर आवर के हिसाब से आपने सेट कर दिया, और एक दिन में क्या होता है 8 घंटे काम होता है, तो उस केस में क्या होगा ₹640 आपने तय कर दिया। और नॉर्मल ये देखो कितना है, सिर्फ 62.50, और आप 640 पे कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, कि आपने मेथड ऑफ पेमेंट अलग अलग कर दिए। फिर आपको 7th आ गया, हाई वेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम फॉर अर्जेंट वर्क। कभी कभी आपको वर्क अर्जेंट चाहिए होता है, कोई भी पर्टिकुलर वर्क फिनिश गुड्स जल्दी बनाने होते हैं, तो उस केस में आप वर्कर को क्या करते हो, हायर वेजेस पे करके अपॉइंट कर लेते हो और ओवर टाइम पेमेंट भी उसको दे देते हो। फिर आपको 7th क्या बोल दिया, 7th नहीं 8th, द कंपोजिशन ऑफ ए गैंग एज रिगार्ड द स्किल एंड रेट ऑफ वेजेस बिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट लेट डाउन इन द स्टैंडर्ड। देखिए सीधी सी बात है, वर्कर होते हैं स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, आपने स्टैंडर्ड रेट तय करी, लेकिन बीच में आते आते, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट तो पहले से ही तय की हुई है प्री डिटर्मिन, लेकिन जैसे ही वर्क चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, बीच में आपने वेजेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्किल्ड की अलग रख दी रेट, अनस्किल्ड की अलग रख दी, सेमी स्किल्ड की अलग रख दी, जो कि स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग थी। ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली याद रखना कि वेज रेट जो भी होती है वो चेंजेस का पार्ट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। लेकिन याद रखना कि जब भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कुछ वेरिएंस आता है तो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल फैक्टर जब भी होते हैं, मतलब गलत आपने ग्रेड डिसाइड कर दी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड की, आपने ओवर टाइम के फालतू में एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, ये हो सकता है। इसी तरीके से आपको ऊपर बोल रखा है कि नए वर्कर बार बार आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपने क्या कर दिया, वेजेस रेट ज़्यादा रख दी, या गारंटी का पार्ट आपने दे दिया, तो वो सारा किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। तो अगर पर्सनल मैनेजमेंट चाहे तो वो रोक भी सकता है, उस केस में वो वेरिएंस को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता उसे हम क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होता है। मान के चलो कि एक वेज बोर्ड है, एक लीगल बोर्ड है, या एक एक्ट आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको वेजेस, आपको मिनिमम इतने पर आवर की वेजेस तो देनी ही पड़ेगी, तब तो आपको देनी पड़ेगी, तो तब तो वेरिएंस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने पहले स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन बीच में ही क्या हो गया, लीगल बोर्ड की तरफ से या एक्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक आ गया कि आपको वेज रेट पर आवर देनी पड़ेगी इतनी। तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपने पीरियड के एंड में वेरिएंस निकाला तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ गया, जो कि एक तरीके से आपके एडवर्स इम्पैक्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर यही बोल रखा है इस पैराग्राफ में। देखिए क्या बोल रहा है, वेज रेट्स आर यूजुअली डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। तो जो जब भी वेज रेट्स यूजुअली डिटरमिन होगी वो किस फैक्टर से होगी, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू होगी, क्योंकि बोल रहा है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट सच एज कंडीशन इन द लेबर मार्केट, वेज अवार्ड्स बाय वेजेस बोर्ड एटसेट्रा। Wage rate variances are therefore mostly uncontrollable except for the portion which arises due to deployment of wrong grade of labor for which the departmental executive may be held responsible। इसका सिंपल ज़्यादा पॉइंट ये है कि अगर डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव इसको आराम से रोक सकते थे, इस पर्टिकुलर पार्ट को, कि रॉन्ग ग्रेड ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, वेज रेट वेरिएंस आने लग गया। तो ये बोल रहा है कि जनरली अनकंट्रोलेबल किस नेचर में होगा, जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। अगर इंटरनल फैक्टर होते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव खुद ही कंट्रोल कर सकते थे। तो ज़्यादातर जो भी वेरिएंस आते हैं वो अनकंट्रोलेबल नेचर के होते हैं, जैसे आपको कुछ कंडीशन दे दी, जैसे लेबर मार्केट में चेंज हो गया, या वेज अवॉर्डेड बाय वेज बोर्ड वो हो गया, उस वजह से आपको वेज रेट तय करनी है और उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेट सेट करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंटरनल फैक्टर को देखते हुए स्टैंडर्ड रेट सेट कर रहे हो तो क्या पता आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे या बहुत ज़्यादा वेरिएंस का पार्ट आपका आने लग जाएगा। फिर आपको दे दिया लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें जनरली किसकी बात करता है, आवर्स की बात करता है, तो वो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का पार्ट आता है डिफरेंस का। तो यहाँ पे यही दे रखा है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेबर और स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल लेबर और एक्सपेंडेड। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वेरिएंस प्रोवाइड ए की टू कंट्रोल ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी एंड लेबर कॉस्ट। इन इफेक्ट इट इज़ ए यूजेस वेरिएंस। जनरली क्या है ये, यूजेस वेरिएंस की तरह है, जो कि मैंने आपको मेटेरियल के फॉर्म में बताया था। द कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस इज एज फॉलोज, स्टैंडर्ड वेज रेट दे दी यानी SR दे दी, जो कि आप क्या करते थे मेटेरियल में SP लेते थे, स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे क्या लोगे स्टैंडर्ड रेट, ये रहा, इनटू स्टैंडर्ड और माइनस एक्चुअल और वर्क। तो यहाँ पे बोला ना एक्चुअल और एक्सपेंडेड, तो इसका मतलब एक्चुअल में कितने और काम किया है, एक्चुअल और पेड तो ज़्यादा ही होंगे। तो एक्चुअल और वर्क क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फेलियर, मैंने आपको बताया मशीन ब्रेकडाउन हो गई, पावर फेलियर हो गया, उसकी वजह से क्या होता है एक्चुअल और पेड ज़्यादा होते हैं और एक्चुअल और वर्क क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखिए कॉजेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोल रखा है, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के एडवर्स होने के रीजन क्या हो सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र है, या जो मैंने बता दिया कि ऊपर के जैसे फॉरमैन हो गए
या असेंबलर हो गए, जो कि जनरली क्या करते हैं, अपने वर्कर से काम कराते हैं, या मान के चलो जो मैनेजर है ना, अपने नीचे के एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं। तो अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं करा या मैनेजर ने ढंग से सुपरवाइज नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी ढंग से होगी नहीं, वर्कर ढंग से काम करेगा ही नहीं। तो वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे सुपरवाइजर की बात कर रहा है, तो बोल रहा है लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन और स्ट्रिक्टर सुपरविजन देन स्पेसिफाइड। तो जैसा सोचा था उस हिसाब से सुपरविजन नहीं हुआ, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो एफर्ट लगा ही नहीं पा रहा वर्कर, ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, उस हिसाब से उसको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पा रहा। देखिए मान के चलिए कि कोई वर्कर काम करता है जिस पे लाइटिंग की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अब वहाँ पे लाइटिंग ही प्रॉपर नहीं है, और बार बार क्या होता है, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होता जाता है और लाइट भी जाती रहती है, तो उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो वो अपना 100% काम नहीं कर पाएगा, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, बार बार ख़राब होती रहती है। डिसकंटेनमेंट इन वर्कर्स ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री पर्सोनल रिलेशन, आपस में एक तरीके से डिस्प्यूट रहता है वर्कर्स के बीच में मान के चलो, तो उस केस में क्या होता है कि एक वर्कर दूसरे वर्कर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या हम बोल सकते हैं कि वो इतना 100% एफर्ट नहीं लगाते, या तो बहुत ज़्यादा 100% एफर्ट लगाएंगे एक दूसरे को गिराने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि ऊपर सुपरवाइजर से आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है, तो इस केस में जो वर्कर है वो एफर्ट नहीं लगाएगा। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, बार बार लेबर क्या होता है, बदलती रहती है। आपको पता है कि आपने एक लेबर रखा, फिर वो छोड़ के चले गया 2-3 महीने बाद, तो एक तो आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट लगी, ठीक है, आपने उसको सिखाया और 3-4 महीने बाद ही वो छोड़ के चले गया। या तो ऐसा करो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्ड करके रखो, पर वो छोटे छोटे लेबर होते हैं तो जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्ड होना नहीं चाहते, तो वो तो जनरली क्या चाहते हैं कि जो भी उनको लेबर मिल रही है वो मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि अगर वो लेबर छोड़ के जाएगा फिर आपको दूसरा लेबर हायर करना पड़ेगा, तो उसका पार्ट आपका लगा, तो उस केस में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है और एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरिंग मोर और लेस ऑपरेशनल टाइम, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जनरली हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि क्वालिटी वाइज सही नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज मटेरियल यूज़ नहीं करोगे तो उस केस में जो वर्कर है वो एफिशिएंटली काम करते हुए भी ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी वाइज गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा लगेगी ही लगेगी। तो वही पार्ट बोल दिया इसमें। फिर आपको दे दिया आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या है, एक्चुअल और वर्क और एक्चुअल और पेड में जब डिफरेंस होता है तो उस केस में क्या निकल के आता है, आइडल और निकल के आता है, या आइडल टाइम निकल के आता है कि खाली पड़ा हुआ टाइम, जो कि एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। मैंने आपको बता दिया था किस रीजन की वजह से, तो ये पढ़ के देख लेना, नॉर्मल पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन तीनों का मिक्स पार्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट और लेबर आइडल टाइम। हमने देखिए इलस्ट्रेशन में भी कवर कर लिया था ताकि आपको ध्यान रहे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए लेबर एफिशिएंसी की जब भी बात करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड। मैंने यहाँ पे ई और एफ के पॉइंट में कवर कर रखा है, क्योंकि देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, अब आपके तीन और बचे हैं, एक लेबर मिक्स, एक लेबर यील्ड, और मेरे हिसाब से नहीं ख़त्म हो गया, नहीं तीन ही है इसमें, हाँ लेबर मिक्स भी है और लेबर यील्ड भी और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी भी तो है। तो आप देखिए सबसे पहले लेबर मिक्स देखेंगे, फिर लेबर रिवाइज एफिशिएंसी देखेंगे, फिर लेबर यील्ड वेरिएंस का पार्ट कवर कर लेंगे। तो ई एफ जी और भी हैं, टोटल मिला के 7 है। तो देखिए लेबर मिक्स वेरिएंस में जनरली क्या बोल रखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। देखिए जब भी गैंग कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब स्किल्ड वर्कर ही अगर आप देखोगे और कोई आप इसमें शामिल ही नहीं कर रहे, तो इस केस में ना मिक्स निकलेगा ना आपका रिवाइज एफिशिएंसी निकल के आ पाएगा, ना मिक्स निकलेगा ना रिवाइज एफिशिएंसी, फिर आपको यील्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, समझ गए। तो अगर स्किल्ड के साथ सेमी स्किल्ड भी है, तो जैसे ही दो की कंपोजिशन बन गई तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यह गैंग कंपोजिशन वेरिएंस बन गया, कि ये एक गैंग हो गया, ये एक गैंग हो गया, फिर अनस्किल्ड का पार्ट भी आ गया, तो इस तरीके से 3 बन गए। तो मिनिमम 2 गैंग तो होने ही चाहिए, ये बोल सकते हो, तब जाके ही आप रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर निकाल पाओगे, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन भी बताया। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम नहीं निकाल पाए फर्स्ट वाले में, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड में अलग अलग गैंग नहीं दे रखी थी। एक्चुअल में तो चलो फिर भी थी 50 वर्कर, 10 वर्कर, 40, लेकिन एक्चुअल में तो थी लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थी, तो सेकंड क्वेश्चन में हम कर पाए आराम से, और लेबर मिक्स भी निकाल पाए। और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी क्वेश्चन में बोला नहीं गया था, लेकिन बोला जाता तब भी आप निकाल लेते आराम से, क्योंकि तीनों ग्रेड दे रखी थी। तो ये बोला दिस इज ए सब वेरिएंस विच अराइजेज ड्यू टू चेंज इन कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड गैंग और कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर फोर्स। तो जनरली ये वेरिएंस को अराइज होता है क्योंकि जो आपने पहले स्टैंडर्ड चेंज किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, वो चेंज हो गया एक्चुअल में, और कंपोजिशन चेंज होने की वजह से डिफरेंस आ ही जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर ओवर माइनस एक्चुअल लेबर ओवर। अब देखिए आप याद रखना कि जो ये रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल ओवर दे रखा है, तो इसको हम अगर इलस्ट्रेशन के थ्रू देखें तो आपको ध्यान आएगा
कि जब आप देखते हैं कि आपने स्टैंडर्ड ये सेट किया था, तो जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका कंपोजिशन ये आ रहा था 6000 2000 2000। लेकिन जैसे 24 वर्कर देखे, 15 वर्कर देखे, 12 वर्कर देखे, कंपोजिशन चेंज हो गया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो वो 4800 आ रहा था, 3000 आ रहा था 24। और इसके अलावा 9600 की वजह से ये भी कंपोजिशन वापस से चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपने सेट किया हुआ था मान के चलो, और ये कंपोजिशन चेंज हो गया, सेम थोड़ी आया। तो सेम नहीं आने के कारण आपका डिफरेंस तो आता ही आता है, यही जनरली आपको बोल रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टिपिकल पार्ट नहीं होते, सिंपल सिंपल ही होते हैं, बस आपको क्या है हल्का हल्का पार्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बना लिया इसने, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है लेबर मिक्स से रिलेटेड। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रखा है टोटल स्टैंडर्ड टाइम, उसमें से स्टैंडर्ड टाइम हर ग्रेड का कितना है, स्किल्ड का कितना है, सेमी स्किल्ड का कितना है, अनस्किल्ड का कितना है, और इनटू टोटल एक्चुअल टाइम कितना है। अगर आपने देखा हो तो हमने क्या करा था जनरली, जो टोटल एक्चुअल टाइम था 10,200, उसको हमने क्या करा था 6/10,000, 2000/10,000 ऐसे बांट दिया था, ठीक है। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम हर ग्रेड का, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का, अनस्किल्ड का, उसके हिसाब से आ गया। तो जैसे आपने मेटल में देखा था सेम टू सेम ऐसा है। तो ये बोल रहा है द कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक दैट मटेरियल, इट इज़ इंक्लूडेड इन एफिशिएंसी और टाइम वेरिएंस डिस्कस्ड अबव। तो ये किस में आएगा, एफिशिएंसी में आएगा या टाइम वेरिएंस में आएगा, जो कि आपको ऊपर डिस्कस किया गया। लेबर मिक्स आ गया। अब देखिए लेबर रिवाइज एफिशिएंसी का पार्ट आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल और वर्क। दिस वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो रिवाइज की जगह इसको सब भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शुरू में बता दिया था कि इसको सब एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड ओवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर, ये आपको दे रखा है, सिंपल। अब देखिए लेबर यील्ड वेरिएंस की बात करेंगे तो वही पिछली कैलकुलेशन के जैसे पार्ट बनते थे वैसे ही बनेंगे, फिर आपका कुछ भी पार्ट नहीं बचा, बाकी सारा पार्ट खत्म। अब देखिए आपको ये तो पता ही नहीं कि यील्ड की बात करता है तो मतलब आउटपुट की बात करता है, तो वही एक्चुअल आउटपुट और जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसमें जो भी डिफरेंस है उसकी वजह से ये निकल के आता है। तो यही जनरली आपको लाइन बोल रखी है। फिर आपको बोल रखा है कि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो कि लेबर से रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, जबकि आप मेटल में देखते थे तो वो मेटल की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, या लेबर की है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला तो वही लग रहा है, इंटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड चेंज नहीं होती क्योंकि जनरली आपको पता रहता है क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता था कि 380 आउटपुट निकला तो वही तो निकलेगा। सेकंड में आपको पता था कि वो 9600 से रिलेटेड स्टैंडर्ड था, तो वो स्टैंडर्ड था, लेकिन एक्चुअल हमें आउटपुट उसमें नहीं दे रखा था, इसलिए मैं सेकंड में यील्ड तो निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या देनी चाहिए, यूनिट का पार्ट दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टैंडर्ड यील्ड विल कैलकुलेट फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ और एज अंडर। अब देखिए सेम टू सेम जो आपका फॉर्मूला है वो पहले की तरह ही लग रहा है। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने मेटल वाले पार्ट में भी यहाँ पे क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पार्ट बताया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से रिलेटेड ओल्ड स्टैंडर्ड यील्ड क्या है, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से रिलेटेड क्या होगी। तो सेम इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल स्टैंडर्ड और से रिलेटेड ओल्ड स्टैंडर्ड यील्ड क्या है, तो टोटल एक्चुअल और से रिलेटेड न्यू स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगी। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिए, पर कैसे याद रखना, क्वांटिटी से लिंक करके याद रखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसका कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं आएगा, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आ भी जाएगा तो आपका क्या आएगा कि आपको यील्ड वेरिएंस दे रखा होगा, आपको ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, आपको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट निकालना पड़ सकता है, क्योंकि आज तक इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं और थ्योरेटिकल पार्ट जनरली ज़्यादा आया है। फिर भी आप देखिए मैंने आपको इलस्ट्रेशन कवर करा दिया है जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में क्या देखेंगे हम, ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।